हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2024 और 3 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किसने 2024 में 28.6 बिलियन डॉलर के मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्शाता है। Which of the following has retained its position as India's most valuable brand with a value of $28.6 billion in 2024, reflecting a 9% increase from last year? फर्स्ट ऑप्शन है टाटा समूह, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस समूह, थर्ड ऑप्शन है अडानी समूह या फोर्थ ऑप्शन है महिंद्रा समूह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाटा समूह। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा समूह ने 28.6 बिलियन डॉलर के मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्शाता है। ब्रांड वैल्यू की इंडिया 100 2024 रैंकिंग में टाटा के बाद इंफोसिस दूसरे स्थान पर है, जबकि HDFC ग्रुप ने महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा समूह पहली बार किसी भारतीय ब्रांड के 30 बिलियन डॉलर के आंकड़े के करीब पहुंचने का प्रतीक है। इस बीच HDFC लिमिटेड के साथ अपने ऐतिहासिक विलय के कारण HDFC तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इस विलय ने HDFC समूह के ब्रांड मूल्य को बढ़ाया है, जो वित्तीय क्षेत्र में इसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने पर्सनल प्रोबायोटिक्स पेश किया है, जो व्यक्तिगत आंत प्रोफाइल के आधार पर भारत का पहला प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिश्रण है। Which of the following has introduced personal probiotic, India's first prebiotic and probiotic blend, handcrafted based on individual gut profile? फर्स्ट ऑप्शन है सिप्ला, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोबायोटिक्स, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डी, फोर्थ ऑप्शन है सन फार्मा। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पर्सनल प्रोबायोटिक पेश किया है, जो व्यक्तिगत आंत प्रोफाइल के आधार पर भारत का पहला प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिश्रण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबायोटिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बेंगलुरु स्थित आंत स्वास्थ्य स्टार्टअप माइक्रोबायोटिक्स ने भारत का पहला प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिश्रण पर्सनल प्रोबायोटिक्स पेश किया है, जो व्यक्तिगत आंत प्रोफाइल के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अलावा गुड चैट भी पेश किया है, जो आंत स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक मुफ्त आंत स्वास्थ्य केंद्रित चैटबॉट है। व्यक्तिगत प्रोबायोटिक्स एक अद्वितीय पेटेंट संरक्षित और चिकित्सकीय रूप से सिद्ध आंत माइक्रोबायोम परीक्षण के परिणामों के आधार पर हस्त निर्मित रूप से तैयार किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने एक मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप का उद्देश्य क्या है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द संज्ञान ऐप? फर्स्ट ऑप्शन है रेलवे संपत्ति की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए। सेकेंड ऑप्शन है महिला यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी देना। थर्ड ऑप्शन है अवैध शराब और तंबाकू वस्तुओं की रोकथाम करना। फोर्थ ऑप्शन है आरपीएफ कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बनाना। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आरपीएफ कार्मिकों को शिक्षित और सशक्त बनाना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। इसे आरपीएफ की तकनीकी टीम द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों पर गहन जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेट अप? फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या में, सेकेंड ऑप्शन है कन्नौज में, थर्ड ऑप्शन है कानपुर में या फोर्थ ऑप्शन है लखीमपुर खीरी में। बताइएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम व्युत्पन्न आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाने वाला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी जिले के गोला कोकड़नाथ तहसील के कुंभी गांव में बनाया जाएगा। इस परियोजना का विकास 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों टॉफी पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड अ नेशनल वाइड कैंपेन फोकस्ड ऑन टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण और वन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। बताइएगा फ्रेंड्स किस मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए एक TOFEI कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है जो इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लॉन्च किया है जिसे 31 मई 2024 को मनाया गया। इसका उद्देश्य देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को TOFEI दिशा निर्देशों का अनुपालन करना और #तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer (MD) and CEO of SBI General Insurance Company Limited? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है नवीन चंद्र झा, थर्ड ऑप्शन है राजीव अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे। बताइएगा दोस्तों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवीन चंद्र झा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नवीन चंद्र झा को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह किशोर कुमार पोलू दासू का स्थान लेंगे। झा 1994 में 94 से भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अपनी वर्तमान भूमिका से पहले झा एसबीआई के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द एनुअल समिट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन अस्ताना इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है एस जयशंकर, सेकेंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह या फोर्थ ऑप्शन है अजीत डोभाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जुलाई 2024 में अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर जी करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 और 4 जुलाई को होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति तथा संपर्क और व्यापक को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मिलकर बना SCO एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर देश की प्रगति के हालिया मूल्यांकन के बाद तुर्की को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की ग्रे सूची में हटा दिया गया है। FATF का मुख्यालय कहाँ है? इन जून 2024 तुर्की हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट आफ्टर रीसेंट evaluation of the country's progress on money laundering and terrorist financing. Where is the headquarter of FATF? फर्स्ट ऑप्शन है न्यून स्विट्जरलैंड में, सेकेंड ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी में, थर्ड ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में या फोर्थ ऑप्शन है सोफिया बुल्गारिया में। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस फ्रांस में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। हाल ही में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण पर देश की प्रगति के मूल्यांकन के बाद
तुर्की को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की ग्रे सूची से हटा दिया गया है। देश में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की चिंताओं के कारण तुर्की को 2021 में FATF की ग्रे सूची में रखा गया था। तुर्की ने धन शोधन विरोधी व्यवस्था में सुधार लाने और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the 12th विश्व हिंदी सम्मान at a हिंदी संवाद event organized by the Embassy of India in Nepal? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनॉय, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी, थर्ड ऑप्शन है उषा ठाकुर, फोर्थ ऑप्शन है शांति लकड़ा। बताइएगा फ्रेंड्स, नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम के 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उषा ठाकुर जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। यह पुरस्कार विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। डॉक्टर ठाकुर फिजी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी, इसीलिए उन्हें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे में पहली बार सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। इगतपुरी झील किस राज्य में स्थित है? इन अ फर्स्ट फॉर द इंडियन रेलवेज, द सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 10 megawatt capacity in the Igatpuri Lake. Igatpuri Lake is located in which state? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में पहली बार मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र के नासिक में इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों की छतों और इमारतों पर 12.05 मेगावाट पीक और संयंत्र पहले ही चालू कर दिए हैं तथा पिछले वर्ष इसमें 4 मेगावाट पीक की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।